and welcome everyone. This is Ashish Kumar and I welcome you again in yet another session of spoken English classes. I have been trying to give you many tips, hints, ideas and many other things, stuffs related to develop your skills for spoken English abilities. Guys, हम लोग टेंस कर रहे थे and in process we have already gone through few things. हम लोगों ने कुछ चीजें कर ली. And if I'm not wrong, we have already concluded present indefinite, past indefinite and future indefinite. We have already crossed the three indefinite section. हम लोगों ने तीनों indefinite section को खत्म कर लिया. And मैंने पिछली वीडियो में आपको present continuous tense का एक overview दिया था. And if I'm trying to be more explicit and clear, I would like to tell you कि मैंने आपको translations कैसे करने हैं उसके सारे 6 structures के मैंने ये बताया था. Now we're gonna have the use of present continuous. अगर अब हम लोग बात करें तो हम लोग use of present continuous देखने जा रहे हैं कि present continuous का use कहाँ करते हैं. तो सबसे पहले तो यही है कि for an action going on at the time of speaking, present continuous tense का use हम वहाँ करते हैं जब हमें ये दिखाना हो कि ऐसा कोई काम जो बोलने के वक्त जारी हो, मतलब अभी भी चल रहा हो, अभी भी कंटिन्यू कर रहा हो, उसे ही हम present continuous tense में बनाते हैं. जैसे कि I am teaching, मैं पढ़ा रहा हूं, तो मेरे पढ़ाने का काम अभी भी जारी है, मैं आपसे बात भी कर रहा हूं और मैं पढ़ा भी रहा हूं, तो आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं. शी इज प्लेइंग, वह खेल रही है. तो ये दोनों काम अभी बोलने के वक्त जारी हैं, एट द मोमेंट कंटिन्यू कर रहे हैं, इसीलिए हम लोगों ने इन्हें बनाया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में. दूसरा जो रूल है, जो नियम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, वो ये है कि ऐसा कोई भी काम जो बोलने के वक्त तो जारी ना हो लेकिन इन दिनों आजकल चल रहा हो. नॉट स्पेशली फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ मोमेंट बट गोइंग थ्रू दिस टाइम, इस समय के आसपास जब कोई चीज चल रही हो तो उसे ही हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं, मतलब उसको भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं. जैसे एग्जांपल ले लें, मान लीजिए कि ही इज रीडिंग मैथमेटिक्स. चलिए इसको दूसरा एक एग्जांपल ले लें, हैमलेट These days, मतलब हुआ कि वह आजकल हैमलेट पढ़ रहा है. हैमलेट शेक्सपियर की लिखी हुई एक नॉवेल ड्रामा है और अभी नहीं पढ़ रहा है वो. इस एग्जाम्पल से मतलब ये नहीं हुआ कि इस वक्त अभी पढ़ रहा है, मतलब ये हुआ कि आजकल इन दिनों पढ़ रहा है ना. जैसे they are going to schools these days, वो आजकल वे लोग स्कूल जा रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं. मार्केटिंग वाले बंदे होंगे, अभी कुछ और काम उन लोगों ने किया, आजकल वो स्कूल जा रहे हैं. क्यों भाई, लॉकडाउन चल रहा है अभी फॉर द टाइम बीइंग, तो उनको भाई कस्टमर्स चाहिए तो स्कूलों से संपर्क कर रहे हैं. तो इस तरह से ऐसा कोई काम जो बोलने के वक्त जारी हो वो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनेगा ही. फिर ऐसा कोई काम जो बोलने के वक्त तो जारी ना हो लेकिन इन दिनों या आजकल चल रहा हो तो उसे भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं. एक रूल ये भी है हमारा कि ऐसा कोई भी काम जो भविष्य में होने वाला हो और पूर्व निर्धारित हो, यानी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम, निर्णय या योजना को बोध कराने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. जैसे देखिए, we are buying a car next year, तो मतलब हुआ कि हम लोग अगले साल एक कार खरीदेंगे. आप इसको और स्पेसिफिक हिंदी करें तो हिंदी हो जाएगी कि हम लोग अगले साल एक कार खरीदने जा रहे हैं. ठीक है, मान लीजिए मैंने कहा कि द चीफ मिनिस्टर इज रिटर्निंग टुमारो, मतलब चीफ मिनिस्टर कल लौट रहे हैं. मतलब यह हुआ कि चीफ मिनिस्टर कल लौटेंगे. आ रही बात समझ में? तो भविष्य में होने वाला कार्यक्रम, पूर्व निर्धारित योजना का बोध कराने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं. तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होगी तो मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी यही बात बताई थी कि भविष्य में होने वाला कार्यक्रम, निर्णय, पूर्व निर्धारित योजना का बोध कराने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है और उसमें एडवर्ब ऑफ टाइम लगाते हैं. तो इसमें भी एडवर्ब ऑफ टाइम लगा हुआ है, देख ही रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर लगा हुआ है, टुमारो लगा हुआ है.
तो फिर बात ये आ रही है कि बड़ा ही अजीब सा रूल है भाई कि फ्यूचर में होने वाला काम और उसको फ्यूचर छोड़ करके प्रेजेंट में बना रहे हैं, और प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बना रहे हैं। क्या लफड़ा है, क्या लफड़ा है, कंफर्म्ड कैसे होंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? तो कोई लफड़ा नहीं है। देखिए मेरी पिछली वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा तो देख लेंगे, मैं आपको क्लियर कट मैंने उसमें समझाया है, बताया है कि क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। फिर मैं एक बारी समराइज कर देता हूं, उसको शॉर्ट में बता देता हूं कि भविष्य में होने वाला काम जब स्पेसिफिक हो, खास काम हो, और उसका होना पहले से डिसाइड कर लिया गया, उसकी टाइमिंग फिक्स कर दी गई हो, तो फिर उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं। मैंने ये बताया पिछली वीडियो में आपको कि भविष्य में होने वाला कोई सामान्य सा काम होगा तो उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट बनाएंगे। जैसे मैं खेलूंगा तो आई शैल प्ले, ये मेरा काम होगा, भविष्य में नॉर्मल सा काम है। लेकिन मैं अगले साल लंदन जाऊंगा तो ये खास काम हुआ। मैं रोज रोज लंदन नहीं जाता, मैं इंडिया से बाहर छोड़ो, मैं अपनी जगह से भी, मैं अपने होम टाउन से भी बाहर जल्दी नहीं जाता, और मैं अगले साल लंदन जाऊंगा, फिक्स हो गया है, वीजाज आ गई हैं, डेट फिक्स हो गया, सब कुछ फिक्स हो गया, फ्लाइट की टिकट्स वगैरह बुक हो गई, सब कुछ सारी बातें तय हो गई हैं, तो उसे फिर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे कि आई लीव फॉर लंदन नेक्स्ट ईयर। अब उसी बात को यहां पर हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी बना रहे हैं। तो अब ये क्वेश्चन है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कब लिखना है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कब लिखना है। मामूली सा इसमें कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझे। भविष्य में होने वाले काम के होने का निश्चितता, उसके हैपनिंग होने की जो पॉसिबिलिटी है, अगर वो 99% है तो हम उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाते हैं। लेकिन अगर उसके होने का जो चांस है वो 50-50 है तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं। बस इतना ही ध्यान रखना है कि भविष्य में होने वाला खास काम अगर पूर्व निर्धारित हो तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी बना सकते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तब बनाएंगे जब उसके होने का जो चांस है वो 90%, 99% के आसपास हो। लेकिन अगर उसके होने का चांस 50-50 हो तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी मेनली इन्हीं 3 रूल्स को समझना है आपको कि ऐसा कोई काम जो बोलने के वक्त जारी हो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ऐसा कोई काम जो बोलने के वक्त जारी नहीं हो बल्कि आज कल जारी हो, इन दिनों चल रहा हो, उसे भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। भविष्य में होने वाला खास काम जब प्री डिसाइडेड हो गया हो तो उसे भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। इसमें एक कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप का रूल है इसमें, और उस रूल को मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, उस रूल को मैं मिसलेनियस पढ़ाते वक्त बताऊंगा। कुछ हद तक जो मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट बताया था उस सेंस में भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको याद होगा बताया था कि इरादा, संकल्प, चेतावनी, इच्छा का बोध करने के लिए भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। उसी तरह इरादा या संभावना बतलाने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी यूज कर सकते हैं। कैसे, देखिए, आई एम गोइंग टू डाई मतलब हुआ मैं मरने जा रहा हूं। तो मरने जा रहा हूं मतलब अभी थोड़ी मरूंगा, मरने जा रहा हूं यानी फिर तो भविष्य वाली बात होगी ना। तो भविष्य में जब कोई कार्य करने का इरादा हो या किसी चीज की संभावना हो तो उसे भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बना सकते हैं। और देखिए हिंदी में भी आप अगर ऐसा डाउट, आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा तो हिंदी में भी समझिए ना। हम लोग कहते हैं कि कल मेरे चाचा आ रहे हैं, तो कल मेरे चाचा आ रहे हैं का मतलब ये ना होता है कि कल मेरे चाचा आएंगे, है ना। मैं तो बाहर जा रहा हूं, मैं तो पढ़ने के लिए बाहर जा रहा हूं, तो बाहर जा रहा हूं मतलब क्या, बाहर जाऊंगा, सेंस तो ये होता है। तो वही सेंस में आप उसको अच्छे से समझ लें, कोई बड़ा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। और इस तरह से यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमारा खत्म हो गया। चलिए अब बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस की। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कहां करते हैं? फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन इन पास्ट इन ए सर्टेन टाइम, किसी खास वक्त पर जब कोई काम भूतकाल में कंटिन्यू कर रहा था, चल रहा था, जारी था, तो उसे बताने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। कभी भी जैसे मान लीजिए बात कर रहे हैं हम लोग अपने लाइफ के बारे में कि यार उस साल तो मैं ये कर रहा था, मैं फलाने साल इस चीज की पढ़ाई कर रहा था, मैं फलाने साल तो ऐसा कर रहा था, वैसा कर रहा था, तो उसे ही हम पास्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे। जैसे देख लीजिए, मैं स्कूल जा रहा था, मतलब अभी मैं नहीं जाता, क्लियर है, मैं स्कूल जा रहा था, किसी जमाने की बात चल रही है,
तो इसे ट्रांसलेट करेंगे, बनाएंगे आई वॉज गोइंग टू स्कूल। क्या स्ट्रक्चर चलता है? वही तो स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल सा चलता है कि सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय वॉज, वर, और उसके बाद फिर जैसा कि आप देख रहे हैं V4 यानी वर प्लस आईएनजी फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं? सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय हेल्पिंग वर्ब वंस अगेन, बट इट इज along with helping verb में no not लगा देना, along with no not, so it will be wasn't and weren't। V4 and object will remain constant, will remain same, वो वैसे ही बने रहेंगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंट्रोगेटिव के लिए we have already taught you that we need to take a helping verb before the subjects, so let's put was verb before the subject and then V4 and object will follow them, and in the end a question mark will be there। इंट्रोगेटिव नेगेटिव करना है, कॉन्ट्रैक्शन में अगर करना है, शॉर्ट एंड फॉर्म में करना है तो इसको wasn't कर दिया जाए, ये weren't हो गया, और फिर सब्जेक्ट से सारी बातें एज इट इज रहेंगी, कोई चेंज नहीं होगा। अगर WH इंट्रोगेटिव करें तो 9 काइंड्स ऑफ WH वर्ड्स में से कोई भी एक लेकर के इसके पहले लगा देंगे। अगर आपको 9 काइंड्स WH वर्ड्स में जब भी बोलता हूं नहीं समझ में आता है तो मेरी पिछली वीडियो देखिए, उसमें बकायदे मैंने 9 काइंड्स ऑफ WH का एक दिन में एक पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है। You will definitely get benefited if you watch that video। तो कोई भी एक ले लेते हैं, WH words plus rest of the things, was, were, subject, V4, object, question mark, everything will remain same। And in the end there is a structure called WH interrogative negative। कुछ नहीं है, बस interrogative negative के पहले आपको कोई भी एक WH words रख देना है, WH word रख देना है। तो WH wasn't और weren't, subject, V4, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। बस ये चीजें आपने करनी है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि मैं इसके सारे एक्सप्लेनेशंस भी दे सकता हूं। प्रोनाउंसिएशन की थोड़ी बात कर ली जाए तो इसको हमारे यहाँ जो भोजपुर जिले में होते हैं वो लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं वाज, और इसको प्रोनाउंस करते हैं वेयर। ये कमेंट करने वाली बात नहीं, मैं आपको कमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं ये रियलिटी है जो मैं बता रहा हूं, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं। अगर आपको हर्ट हुआ होगा तो आप बुरा नहीं माने। और मैं भी भोजपुर जिले का हूं, मैं भी आरा का लोकल हूं, मैं भी भोजपुरी बोलता हूं। ऐसा नहीं मैं भोजपुरी नहीं बोलता, मेरी जबान थोड़ी साफ इसलिए कि मैं लैंग्वेज का टीचर हूं, मैंने प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दे रखा है और मुझे कई सारी भाषाएं आती हैं। इस वजह से मेरे जो एक्सेंट्स हैं, मैंने जो कमांड किया वो ज्यादा साफ आती है और थोड़ा सा उसमें क्लैरिटी होती है। लेकिन जब आप बोलते हो तो थोड़ा सा परेशानी आती है। तो ऐसा होता है हमारा क्यों? इस वजह से जिसे हम कहते हैं MTI, मदर टंग इन्फ्लुएंस। हालांकि अभी मैं प्रोनाउंसिएशंस के क्लासेस नहीं ले रहा, मैं प्रोनाउंसिएशंस के अलग चैप्टर्स बनाऊंगा, अलग वीडियोस बनाऊंगा, आप उससे देख करके बेनिफिटेड हो जाएंगे। मोटा मोटी बायन लाज आप समझें कि इसे जो आप वाज बोलते हैं ना, ये वाज नहीं होता, ये होता है वॉज। वो और ज, जीभ जब हमारा दांत में टच करेगा ना, व्हेन योर टंग टचेस योर टीथ, ऐसा साउंड आता है, जेड वाला साउंड, तो वही है हमारा वो वॉज। मैंने शुरू में जब आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस बताया था तो उस समय याद होगा मैंने कहा था इज, कहा था कि इजंट बोलिएगा, इजंट मत बोलिएगा प्रोनाउंसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सिंस ये वीडियो स्पोकन इंग्लिश के लिए बन रही है, मैं कोई डिटेल्ड ग्रामर का क्लास नहीं ले रहा हूं। these videos are being made especially for spoken English purpose, that's why we need to improve our standards of pronunciations as well। हमें अपने pronunciations के standards भी अच्छे करने होंगे, and that's why I'm telling you कि it is not was or was from any angle, it is was। और was के बाद ये जो है ना, इसे हमें pronounce करना were, इसे हमें where pronounce नहीं करना है, क्योंकि WHERE जिसको आप where बोलते हैं दरअसल में ये where pronounce करा जाता है। Where are you going? तुम कहां जा रहे हो? Where are you going? लोग ऐसे ही बोलते हैं, Where are you going? Where is she coming? ऐसे करके बोलते हैं हम। तो where ये होता है WHERE, जिसको आप where बोलते हैं दरअसल में वो where नहीं है, वो where है, वैसे ही प्रोनाउंस करते हैं हम। जैसे लिखा जाता है हिंदी में बहिन, लेकिन उसको बहिन नहीं बोल के हम लोग बहन बोलते हैं ना, बहन, वो मेरी बहन है। बहन भी नहीं बोलते हैं। जब हिंदी में लिखा रहता है बहन तो भी बहन नहीं बोलते हैं, लिखा रहता है मदद नहीं बोल के बोलते हैं मदद, मेरी मदद करो, तो लगा देते हैं। तो जब ये हिंदी में कॉलोक्वियल से मेनी बोलचाल में चीजें बदलती हैं तो उस तरह इंग्लिश में भी बदलेंगी। भले वो लिखा हुआ है वेयर, लेकिन उसे प्रोनाउंस करना है वेयर, और इसे प्रोनाउंस करना वर, उसे प्रोनाउंस करना वॉज। तो उसे वॉज वर प्रोनाउंस करा करिए, उसे वाज वेयर नहीं करेंगे। चलिए इसको पूरा कर लेते हैं। शॉर्ट में इस बारी मैं लिखता हूं, ठीक है। मैं स्कूल जा रहा था तो हम लोगों ने बनाया कि आई वॉज गोइंग टू स्कूल, ठीक है। सेंस हुआ मैं स्कूल जा रहा था। मैं जरा देख लूं कट तो नहीं रहा बोर्ड पे, चलो अभी नहीं कट रहा।
मैं स्कूल जा रहा था, मैं स्कूल नहीं जा रहा था बनाना है तो आई वॉजंट, बस बाकी चीजें सेम रहेंगी, गोइंग टू स्कूल। क्या मैं स्कूल जा रहा था, हेल्पिंग वर्ब को बस आगे ले आओ, वॉज आई गोइंग टू स्कूल, एंड इन द एंड क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा हमारा। क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा था, वॉजंट आई गोइंग टू स्कूल। अगर आप इसे खोलकर लिखना चाहते, एक्सपेंड करना चाहते तो वॉज आई नॉट गोइंग टू स्कूल, इस नॉट को सब्जेक्ट के बाद रख देना है, वॉज आई नॉट गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल कब जा रहा था, तो कब की इंग्लिश इसके पहले लिख देनी है, तो कब की इंग्लिश होती है व्हेन, तो व्हेन वॉज आई गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल क्यों नहीं जा रहा था, तो क्यों की इंग्लिश होती है वाई, तो वाई और बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, वाई वॉजंट आई गोइंग टू स्कूल। तुम पढ़ा रहे थे, यू वर टीचिंग, तुम नहीं पढ़ा रहे थे, यू वरंट टीचिंग। क्या तुम पढ़ा रहे थे, वर यू टीचिंग। क्या तुम नहीं पढ़ा रहे थे, वरंट यू टीचिंग। तुम क्या पढ़ा रहे थे, व्हाट वर यू टीचिंग। तुम कैसे नहीं पढ़ा रहे थे, हाउ वरंट यू टीचिंग। मैं नहीं गा रहा था, नेगेटिव हुआ, आई वॉजंट सिंगिंग। अफर्मेटिव क्या हो जाएगा, मैं गा रहा था, आई वॉज सिंगिंग। इंटरोगेटिव क्या हो जाएगा, क्या मैं गा रहा था, वॉज आई सिंगिंग। इंटरोगेटिव नेगेटिव, वॉजंट आई सिंगिंग। मतलब एक स्ट्रक्चर मिलेगा, तो आई होप आप इसके बाकी के 5 स्ट्रक्चर्स बना लेंगे, आप ट्रांसलेशंस कर लेंगे। बार बार मैं अपनी वीडियोस में बोल रहा हूं, इफ यू हैव एनी डाउट, इफ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स सॉल्विंग ट्रांसलेशन, सॉल्विंग एनी स्टफ ऑफ इंग्लिश क्वेश्चंस, एंड इफ यू हैव डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, आप मुझे कमेंट करें, मैसेज करें, कॉन्टैक्ट नंबर से मेरे व्हाट्सएप करें। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू अप टू माई लेवल बेस्ट पॉसिबिलिटीज। जितना ज्यादा मेरे बेस्ट पॉसिबिलिटीज है, मैं उन पॉसिबिलिटीज के साथ आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो ये रही सारी चीजें ट्रांसलेशन से रिलेटेड। आपको अगर दिक्कत हो रही होगी तो आप वीडियोस पॉज कर करके देख लेंगे, रिवर्स कर करके समझ लेंगे। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लेंगे, मैसेज लिख देंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट लीव करेंगे। और मैं अब आता हूं यूज ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस में, थोड़ी देर में मैं इसे इरेज कर लेता हूं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, यूज ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस। यानी पास्ट कंटिन्यूअस का यूज कहां करते हैं। तो सबसे पहला यूज तो वही हुआ कि ऐसा कोई भी कार्य व्यापार जो पास्ट में, भूतकाल में किसी समय, खास समय पर कंटिन्यू कर रहा था, जारी था, चल रहा था, तो उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस में बनाते हैं। जैसे आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था, शी वॉज डांसिंग, वह नाच रही थी। तो पहला रूल तो ये हो गया। दूसरा ये है कि पास्ट में जब कोई कार्य चल रहा था, उसी समय कोई घटना घटी, या जब घटना घटी उस समय पहले से कोई कार्य चल रहा था, तो उस पहले से चलते हुए कार्य को बतलाने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस यूज होता है। बात को फिर से समझे कि उस स्थिति में भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है जब यह व्यक्त करना हो कि पास्ट टाइम में किसी घटना के समय पहले से कोई कार्य कंटिन्यू कर रहा था, चल रहा था, जारी था, तो उसे भी हम पास्ट कंटिन्यूअस में बनाते हैं। समझने के लिए कोशिश करिए। आई वॉज रीडिंग व्हेन ही केम इन। देखिए पास्ट में घटना घटी, क्या घटना घटी भाई, उसके अंदर आने की। उस समय पहले से कौन सा काम कंटिन्यू कर रहा था, मेरे पढ़ने का। तो जो काम पहले से कंटिन्यू कर रहा था उसे ही हम पास्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे। उस स्थिति में भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है जब यह दिखाना है कि पास्ट में कोई घटना घटी लेकिन उसके पहले से कोई काम कंटिन्यू कर रहा था। तो ऑब्वियस फिर वही बात हुआ, नियम वही हुआ मिला जुला के कि पहले से पास्ट में जो काम कंटिन्यू कर रहा था तो उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे। कुछ भी बना सकते हैं, कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे ही वॉज स्लीपिंग व्हेन ही वॉज शॉट डेड, एक एग्जाम्पल थोड़ा टाइट ले लें हम लोग। ही वॉज स्लीपिंग when he was shot dead, मतलब वह सो रहा था जब उसे गोली मार दी गई, यानी गोली मार के उससे जान ले ली गई। एक घटना घटी क्या, उससे गोली मारने की। उस समय पहले से कौन सा काम कर रहा था, उसके सोने का। तो पास्ट में जब कोई काम पहले से कंटिन्यू कर रहा था तो उसे भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनाते हैं। भूतकाल में एक ही समय में दो कार्य होते रहने की स्थिति बतलाने के लिए भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। पास्ट में एक ही समय में जब दो काम एक साथ चल रहे हों तो उसे भी बतलाने के लिए हम
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही प्रयोग करते हैं। जैसे while he was dancing, जब वह नाच रहा था, I was singing, मैं गा रहा था। पास्ट में एक ही समय में दोनों काम चल रहे थे। When the baby was sleeping, जब बच्चा सो रहा था, the mother was finishing her domestic work, जब बच्चा सो रहा था मां अपने घरेलू कार्य निपटा रही थी। तो तीनों नियम दरअसल में भले ही तीन बन गए, मेरे हिसाब से तो एक ही नियम है, उसको भी आप अच्छे से समझ ले कि ऐसा कोई काम जो पास्ट में कंटिन्यू कर रहा था, जारी था, चल रहा था, उसे ही हम पास्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे। चाहे एक साथ दो काम चल रहा था, यहां व्हेन की जगह बेटर होगा हम लोग व्हाइल यूज कर लें। कंटिन्यूअस में व्हाइल ही यूज किया जाता है, व्हेन कंजंक्शन यूज नहीं करते, तो दोनों जगह व्हाइल लगाएंगे। तो एक साथ चाहे दो काम चल रहा हो, कोई घटना घटी उसके पहले कोई काम चल रहा हो, पास्ट में कोई काम चल रहा हो, तो टेक्निकली सारे नियमों का एक ही निचोड़ निकला कि ऐसा कोई भी काम जो पास्ट में कंटिन्यू कर रहा था, पास्ट में चल रहा था, पास्ट में जारी था, उसे ही हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं, या उसे ही हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बोलते हैं, या उसे ही हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखते हैं। अब रुख करते हैं आखिरी कंटिन्यूअस पर, जो कि होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। चलिए, जैसा मैंने बोला, कंटिन्यूअस सीरीज की आखिरी कंटिन्यूअस देख रहे हैं हम लोग, दैट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। बड़ा ही नॉर्मल सा कंटिन्यूअस है, कोई टेंशन नहीं, इसका कोई रूल नहीं है, बस एक ही रूल है कि ऐसा कोई भी काम जो भविष्य में किसी खास वक्त पर चलता रहेगा, कंटिन्यू करता रहेगा, जारी रहेगा, तो उसे ही हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने अपने मित्रों से बात की या बातचीत कर रहे हैं, और उसमें बातचीत होते होते ये बात हुई कि कल सुबह 6 बजे चला जाए मॉर्निंग वॉक के लिए या रनिंग के लिए, दौड़ने चला जाए। तो किसी ने कहा अरे तब तो रमेश सोता रहेगा, तब तक तो वह सोता रहेगा। यानी 6 बजे तक उसके सोने का काम क्या करता रहेगा, कंटिन्यू करता रहेगा, जारी रहेगा, चलता रहेगा। तो इसे हम कैसे बनाएंगे? मान लीजिए हमें कहना है कि वह सोता रहेगा, तो इसे हम लोग बनाएंगे ही विल बी स्लीपिंग, या तब वह सोता रहेगा, ऐसा बनाएंगे तो ही विल बी स्लीपिंग देन, है ना। वो 10 बजे तक सोता रहेगा तो ही विल बी स्लीपिंग बाय 10 o'clock, फ्यूचर में बाय लगा देते हैं समय के पहले। स्ट्रक्चर्स लगभग सारे वही चल रहे हैं। सब्जेक्ट के बाद हमारा फ्यूचर होने की वजह से शैल और विल में से कोई एक आएगा। उसके बाद इसमें एक और हेल्पिंग वर्ब आ जाता है बी। V4 कंटिन्यूअस का मतलब ही है V4, वर्ब प्लस ing लगना ही लगना है, चाहे वो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट का कंटिन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर का कंटिन्यूअस हो, उसमें लगना ही लगना है। चेंजेस हमेशा हेल्पिंग वर्ब में ही हो रहे हैं। आपने देखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में is am are प्लस V4 था, पास्ट कंटिन्यूअस में was were प्लस V4 था, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में shall be will be प्लस V4 है। ये हो गया अफर्मेटिव। नेगेटिव करने के लिए ऑलरेडी मैंने बता दिया पहले ही, हेल्पिंग वर्ब में नो नॉट लगाते हैं, तो शैल नॉट को शॉर्ट किया बन गया शांट, विल नॉट को शॉर्ट किया बन गया वोंट। शैलेंट विलेंट जैसी कोई चीज नहीं होती, मैंने ऑलरेडी बता रखा है। बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, बी V4 वगैरह सब सेम रहेगा। इंट्रोगेटिव करने के लिए मैंने पहले ही बताया, हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट के पहले ले आते हैं, शैल विल को पहले ले आइए, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा हमारा, और फिर बी से सारी बातें सेम रहेंगी, लास्ट में क्वेश्चन रहेगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव करना है तो इसी के पहले आपको क्या करना है, इसमें नो नॉट लगा देना है। और ये सारी चीजें ऑलरेडी मैं पिछले 2-3 वीडियो से बता रहा हूं। आप में से अगर कोई नए इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है पिछली वीडियोस को देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं देखेंगे तो मैं इस तरह से बता दूंगा तो हो सकता है आपको समझ में नहीं, आपको स्पीड ज्यादा लगे, चीजें आपको कॉम्प्लिकेटेड लगने लग जाएं। तो आप पिछली वीडियोस को देखें, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसको अगर हम लोग 6 फॉर्म्स में ट्रांसलेट करें तो मैंने पहला सेंटेंस लिखा है कि ही विल बी स्लीपिंग, वह सोता रहेगा। अब हमें बनाना है कि वह नहीं सोता रहेगा, तो क्या बनाएंगे, ही वोंट बी स्लीपिंग या ही विल नॉट बी स्लीपिंग। क्या वह सोता रहेगा, विल ही बी स्लीपिंग। क्या वह नहीं सोता रहेगा, वोंट ही बी स्लीपिंग या विल ही नॉट बी स्लीपिंग। वह कब सोता रहेगा, तो व्हेन विल ही बी स्लीपिंग। वह क्यों नहीं सोता रहेगा,
why won't he be sleeping या why he will not be sleeping, why will he not be sleeping, he will not नहीं, will he not be sleeping, ऐसा करके बनाएंगे। फिर आपको याद होगा मैंने बताया था कि भविष्य में या फ्यूचर के किसी भी सेंटेंस में अगर अवश्य या जरूर लग जाए तो हम क्या करते हैं, शैल और विल की कर लेते हैं अदला बदली। मतलब जहां शैल लगता है वहां विल लगाने लगते हैं, जहां विल लगता है वहां शैल लगाने लगते हैं। शैल किसके साथ लगता है, नॉर्मली आई और वी के साथ लगता है, और विल किसके साथ लगता है, बाकी सभी के साथ लगता है। शैल किसके साथ लगता है, तो आई और वी के साथ, और बाकी सभी के साथ लगता है हमारा विल। ये नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में हो गया। लेकिन जब हम फ्यूचर के सेंटेंस में अवश्य या जरूर लगाने लगते हैं तो ये इंटरचेंज कर जाते हैं, आपस में अदला बदली हो जाती है। जैसे अगर ये सेंटेंस हमारा ऐसा रहे कि वह अवश्य सोता रहेगा, तो अब इसे हम लोग बना देंगे he shall be sleeping। लेकिन मैंने आपको पिछली वीडियो में यह भी बताया है कि अवश्य या जरूर के लिए मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में अब हम लोग यूज करते हैं मस्ट। क्यों मस्ट यूज करते हैं, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में से शैल को ओमिट कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो इसको हम ऐसा भी बना सकते हैं, ही मस्ट बी स्लीपिंग। आगे बस समझ में, ही मस्ट बी स्लीपिंग। तो ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से भी हम लोग चलेंगे और मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से भी चलेंगे। किसी कॉन्सेप्ट को पीछे नहीं छोड़ेंगे कि समझने में हमें असुविधा हो, परेशानी हो, क्योंकि अल्टीमेटली आवर गोल इज टू स्पीक इन इंग्लिश। एंड इफ समवन इज स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड इफ यू डोंट हैव नॉलेज रिगार्डिंग दैट, तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, यू नीड टू हैव अ clear cut focus and clear cut crystal clear sort of ideas regarding tense। बार बारी मैं कह रहा हूं कि half of your spoken English is done when tense is done। मतलब आधा spoken English आपका उसी दिन हो गया जिस दिन आपका tense पर कमांड हो गया, tense पर sentences सेट करने आ गए। पहले तो tense पर sentences शायद आपको लिख लिख करके ट्रांसलेट करने आएंगे, but once when you have enough confidence in doing so, I'm dead sure that you'll also be taking steps further to try and practice it by your mouth। आप अपने मुंह से भी उसको बोलने की कोशिश करेंगे, और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो gradually धीरे धीरे you will definitely speak English like us and like the other people what you or whom you see। जिनको आप देखते हैं आप उनकी तरह भी इंग्लिश बोलने के लायक हो जाएंगे। Well guys, that's it for today's session। आज के सेशन के लिए मैं इतना ही रखूंगा। We have come to an end with the continuous sections and meet you with perfect section in next video। next video में हम लोग perfect section को करेंगे, followed by that perfect continuous sections आएंगे, कुछ miscellaneous वगैरह भी आएंगे। मेरा टेंस पर पूरा कमांड रहता है, मैं टेंस को पूरा पढ़ाने की कोशिश करता हूं। अगर आप इस वीडियो को ईमानदारी से देखेंगे और जो मैं आपको कह रहा हूं कि आप ट्रांसलेशंस भी बनाएं, इनसे रिलेटेड ट्रांसलेशंस भी बनाएं, ग्रामर के रूल्स भी पढ़ें जो मैं आपको बताता चल रहा हूं, ये सारी चीजें अगर आप कर रहे हैं घर पे बैठे हुए, तो विश्वास करिए आपका टेंस बहुत जल्द अच्छा हो जा रहा है। अगर उस पर कोई डाउट है, और अगर ऑलरेडी अच्छा है तो उसको मुंह से बोलना शुरू करिए। स्टार्ट डूइंग द सेम एक्टिविटी विद योर माउथ, स्टार्ट making practical use of tenses and sentences, and definitely you'll get confidence। Thanks for watching, meet you in next class। Have a great day guys, enjoy yourself।